सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलमान मिर्ज़ा के साथ। जनाब वाला, गुज़िश्ता रोज़ की सबसे बड़ी खबर ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो नाकाम हो चुके हैं। पहले इसहाक डार ने गुफ्तगू की, उसके बाद शाह महमूद कुरैशी ने गुफ्तगू की और अपनी गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि जनाब दो चीज़ों पर इत्तेफाक तो हो गया कि मुल्क में इंतखाबात एक दिन होने चाहिए, और दूसरी इस नुक्ते पर इत्तेफाक किया गया है कि जनाब जो भी इंतखाबात का रिजल्ट आएगा उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन जिस वजह से ये इंतखाब हो रहे थे, जिस वजह से ये इंतखाब की नशिस्त एक दो नहीं बल्कि 3 बार बैठी थी, वो ये थी कि जनाब इंतखाबात होंगे तो होंगे कब। 14 मई को पंजाब के इंतखाबात नहीं होने तो क्या 14 मई को कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली के अलावा ये जो सिंध असम्बली है, बलूचिस्तान असम्बली है, इसको तहलील किया जाए ताकि एक दिन इंतखाबात हो सके। खान साहब ने दो टोक अंदाज में कहा था कि जनाब अगर 14 मई को कौमी असम्बली और साथ साथ सिंध असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली नहीं टूटती है तो फिर इंतखाबात का कोई फायदा नहीं है। अभी बात निकलकर सामने आई है कि जनाब इंतखाबात अब फिलहाल नाकाम हो गए, अगली कोई नशिस्त नहीं हो सकती है। शाह साहब ने भी कहा कि जनाब फिलहाल ऐसा कुछ देखने में नहीं आ रहा कि अगली नशिस्त होगी, लेकिन हुकूमती नुमाइंदगान जो कि वहां पर बैठे हुए थे उन्होंने ये बात बोली कि हम अपने कायदीन से सलाह मशवरा करके दोबारा बैठेंगे, लेकिन कोई डेट उन्होंने नहीं दी। अब शाह साहब ने बात कह दी कि जनाब मुज़ाकरात फिलहाल नाकाम हो गए, अब हम सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा तौर पर रिपोर्ट जमा कराएंगे। इसी हवाले से जनाब एक अहम खबर भी आ रही है, इंतखाबात एक साथ कराने का जो केस है, तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की नाकामी से सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। जो शाह साहब कह रहे थे कि हम आगाह करेंगे, वो आगाह कर दिया गया है। पीटीआई ने मुतफरिक दरख्वास्त में मुज़ाकरात की तफसीलात जमा करा दी हैं। तैयब बलोच हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, जरा तफसील उनसे जान लेते हैं। तो ये बताइएगा, शाह साहब ने कहा था मुज़ाकरात की नाकामी के हवाले से और साथ साथ आइन जो कहता है हम सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे उस पर अमल दरामद कराया जाए, तो ये रिपोर्ट अब जमा करा दी गई है। मतन क्या है इस रिपोर्ट का? जी, तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो बाकायदा अब सुप्रीम कोर्ट में एक मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी गई और मुतफरिक दरख्वास्त में जो है वो हुकूमत के साथ होने वाले मुज़ाकरात से मुतल्लिक पेशरफ्त से आगाह किया गया है। मुज़ाकरात में कब क्या हुआ, तहरीक इंसाफ ने मुतफरिक दरख्वास्त के जरिए अदालत को आगाह किया है। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के 3 अदवार हुए हैं, ये मुतफरिक दरख्वास्त में कहा गया है, और ये कि मुज़ाकरात में पीटीआई ने हर मुमकिन हद तक जो है वो लचक दिखाई है। मुतफरिक दरख्वास्त में गुज़िश्ता रात होने वाली पेशरफ्त की तफसीलात भी शामिल है। तो यूं तहरीक इंसाफ ने जो है अब तक की जो भी पेशरफ्त हुई, जो 3 अदवार में जो मुज़ाकरात हुए, यानी कि जो 3 राउंड चले मुज़ाकरात से और उसमें क्या कुछ हुआ, वो सारी चीजें जो है उससे मुतल्लिक अदालत को आगाह किया है। और ये रिपोर्ट जो है वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट आपको जो है वो तो रिपोर्ट के अंदर सिर्फ ये कहा गया कि मुज़ाकरात किए गए, 3 अदवार हुए, लेकिन ये नाकामी का शिकार हो गए। इसकी कोई वजूहात बयान की गई है? जी, इसकी वजूहात जो है अभी अब जो मतन जो है दरखास्त का वो तो सामने नहीं आ सका, लेकिन चूंकि ये रजिस्ट्रार ऑफिस के जरिए को जो है बरह रास्त दी गई है तो मतन आएगा तो चीजें हमारे सारी सूरत हाल से आप आकर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और मुदादाद पाकिस्तान फिल वक्त इंतहाई नाजुक सूरत हाल से गुजर रही है। आपने बचपन से सुना होगा कि जनाब पाकिस्तान जो ना वो इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है, लेकिन वो नाजुक दौर अभी है। पार्लियामेंट और मुअज़्ज़िज़ अदलिया के मामला सुलझने के बजाय मजीद उलझते चले जा रहे हैं। मामला कहां तक पहुंचे हैं, क्या सूरत हाल है, एक रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क जिस नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, इस तरह का मामला हमारी मुल्क की तारीख में कभी नहीं आया था। ये सियासी अदम इस्तेहकाम ही है जिसने पहले मुल्क को मुआशी तौर पर बदहाल किया और अब मुअज़्ज़िज़ अदालतें भी इसका शिकार हो रही हैं। मामला सुलझने के बजाय उलझते ही जा रहे हैं। चंद रोज कबल स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए खत लिखे, जिसका जवाब बिलाखिर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। जवाबी खत में सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने स्पीकर से कौमी असम्बली की 6, 10, 17, 26 और 27 अप्रैल की कार्रवाई का तहरीरी रिकॉर्ड तलब कर लिया है। इसके अलावा रजिस्ट्रार ऑफिस ने स्पीकर ऑफिस से कायमा कमेटी बराए फाइनेंस इजलास का भी रिकॉर्ड तलब किया है। जराये का कहना है कि स्पीकर कौमी असम्बली के खत में सुप्रीम कोर्ट की पार्लियामेंट में मुदाखलत के जिक्र के बाद रजिस्ट्रार ने रिकॉर्ड तलब किया है। जराये का यह भी बताना है कि रजिस्ट्रार ऑफिस के ज़बानी अहकामात पर स्पीकर ऑफिस ने मुतालिका रिकॉर्ड देने से इनकार कर दिया है। इस मामले पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भी रद्द-ए-अमल सामने आया था। कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए उनका कहना था कि ऐवान की कार्रवाई टीवी पर दिखाई जाती है, मेरी तकरीर लाइव नशर हो रही है, मगर अदालती कार्रवाई नशर नहीं की जाती। हमने बहुत हिसाब दिए हैं, अब जज अपनी तारीख का हिसाब दें, लिहाजा स्पीकर कौमी असम्बली भी सुप्रीम कोर्ट से अदालती कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब करें।
जनाब, ये अदालती मामलात हैं, ये किस तरह से आगे बढ़ेंगे? 14 मई को इंतखाबात हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे? मुज़ाकरात तो नाकाम हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मजीद क्या ऑप्शंस रह गए हैं? और उन्होंने ये बात बोली है कि जनाब, आइन जो कहता है उस पर अमल दरामद कराइए। तो 14 मई को एग्जैक्टली होने क्या जा रहा है? इमरान वसीम तज़कियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा मजीद बात करेंगे। इमरान वसीम, बताइएगा, ये अब अदालती मामलात में देखें, अब उन्होंने कंसेंसस करने का कहा था, मुज़ाकरात करने का कहा था, मुज़ाकरात हुए भी, पहला दौर, दूसरा दौर, तीसरा दौर, लेकिन जो लोग गुमान कर रहे थे, ख्याल कर रहे थे कि हुकूमत असेंबलियां तोड़ेगी नहीं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती थी कि जनाब असेंबलियां तोड़नी है लाजमी तौर पर, अब ये मुज़ाकरात डेडलॉक की वजह से नाकामी का शिकार हो चुके हैं। अब ये मामलात, अदालती मामलात, मतलब मैं आइन और कानून के मुताबिक कह रहा हूं, किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं? देखें सलमान भाई, इसमें जो आपने कौमी असम्बली की रेजोल्यूशन के हवाले से बात की, आपने मुज़ाकरात का जिक्र किया, तो मौजूदा जो हुक्मरान इत्तेहाद हैं उनके कुछ टारगेट्स हैं, और वो टारगेट जब तक ये अचीव नहीं करेंगे, ये कौमी असम्बली को तो तहलील नहीं करेंगे। आपने देखा कि जब मुज़ाकरात के सेशन का एक दौर का आगाज़ हुआ तो उन्होंने वाज़े तौर पे कह दिया था कि कौमी असम्बली अपनी जो मयाद है वो पूरी करेगी। अब ये सारा मामला जुड़ा हुआ था सुप्रीम कोर्ट के साथ भी। आपको पता है कि 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि 14 मई को आप इलेक्शन करवा दें, और कुछ में कुछ डायरेक्शन भी सुप्रीम कोर्ट ने दी थी कि फ़लान डेट को ये होगा, फ़लान डेट को फंड दिए जाएंगे, सिक्योरिटी की जो दस्तियाबी है उसको यकीनी बनाया जाएगा। तो वो फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का था, अब उसमें 10-11 दिन बाकी रह गए हैं। आज 3 मई है, 14 मई की पोलिंग की तारीख है। तो उस फैसले पर अमल दरामद की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में 27 अप्रैल को रिपोर्ट जमा करवा चुका है कि हमें ना फंड दिए गए हैं, ना सिक्योरिटी दी गई है। तो वो तारीख तो पोलिंग की हर गुजरते दिन के साथ करीब आती जा रही है। तो आज इलेक्शन कमीशन ने उस फैसले के ऊपर एक और अटैक किया है, आइनी तौर पर अटैक किया है कि नजरसानी की दरख्वास्त जो है वो 4 अप्रैल के फैसले के खिलाफ जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी गई है। और ये जो लिमिटेशन होती है, यानी एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का आए तो आपके पास 30 दिन होते हैं, 30 दिन के अंदर आप उस फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरखास्त दायर कर सकते हैं। तो आखिरी दिन इस ऑप्शन को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अवेल किया है। इसमें बहुत सारे उन्होंने नुकात उठाए हैं, किन ग्राउंड्स के ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नजरसानी की दरखास्त में चैलेंज कर रहे हैं, और अदालत से इस्तदा की गई है कि आप ये फैसला इसको रिव्यू कर लें, 14 मई वाला जो आपने पोलिंग की तारीख दे दी है इसको वापस ले लें। और खास बात जो इस नजरसानी की दरखास्त में की गई है, 13 सफ़ात की नजरसानी की पिटीशन है जिसे एडवोकेट सजील सवाती साहब ने जो है वो ड्राफ्ट किया है। इसमें सादा सा नुक्ता जो अदालत के सामने रखा गया है कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 3 जज साहबान है जिन्होंने फैसला दिया है, उनके पास ऐसा अख्तियार ना आइन के तहत है ना कानून के तहत है। ये इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच से कह रहा है कि आपने ये जो 14 मई की तारीख दे दी, आपके पास अख्तियार ही नहीं था। ये तो एग्जेक्टिव का अख्तियार है, ये जुडिशल अख्तियार है नहीं। और बल्कि इसमें यह भी कहा गया है कि ये जो आपने फैसला दिया इसमें आपने कॉन्स्टिट्यूशन की, आइन के बहुत सारी ऐसी प्रोविजन है, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसकी आपने जो है वो वायलेशन की है, आपने उनका रिगार्ड नहीं किया। और इसमें कहा गया कि ये जो जुडिशल मैटर है, आपने फैसला दे दिया, तो आपके पास बेहतर रास्ता ये था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन भी आईनी इदारा है, सुप्रीम कोर्ट भी आईनी इदारा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के ऊपर एपलेट फोरम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अपने अख्तियारात हैं, लेकिन इलेक्शन करवाने का जो मैंडेट है वो आइन के तहत जो है वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिया गया है। और इस हवाले से आइन का आर्टिकल 218 जो है वो वाजे करता है कि साफ शफाफ इंतखाबात को यकीनी जो बनाना है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बनाना है। तो इलेक्शन कमीशन अपनी रिव्यू पिटीशन में ये कहता है कि एक तो ट्राइकॉटमी ऑफ जो पावर का एक प्रिंसिपल है जो आइन में वाजे कर दिया गया है, ये फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने उस अख्तियारात की तकसीम का जो असूल है उसकी वायलेशन की है। दरअसल इलेक्शन कमीशन इस दरखास्त में कहना ये चाह रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि आपने पहले पंजाब और KPK के इलेक्शन के हवाले से एक 9 रुकनी बेंच बनाया, उस 9 रुकनी बेंच कम होकर 5 रुकनी बेंच बना, और फिर 1 मार्च को उस 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस बात को एडमिट किया कि तारीख देने का जो अख्तियार है, अगर गवर्नर पंजाब की असम्बली उन्होंने तहलील नहीं की, वो ऑटोमेटिकली 48 घंटों के अंदर तहलील हो गई है, तो उसके बाद जो तारीख देने का अख्तियार है वो सदर मुमलिकत का है, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का है। तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जब आप अपने फैसले में 1 मार्च के फैसले में एडमिट कर चुके हैं कि तारीख जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने देनी है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट तारीख कैसे दे सकता है? और फिर इलेक्शन कमीशन ये भी कह रहा है कि जहां तक जो इलेक्शन का प्रोग्राम होता है, इलेक्शन शेड्यूल होता है, उसमें तरमीम करने का अख्तियार इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 58 के तहत ये बात बताइएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये ऑर्डर जो निकलकर सामने आया था, अभी तो उस पे एक अब जाहिर सी बात है रिव्यू पिटीशन दायर कर दी गई है, लेकिन ये जो ऑर्डर निकलकर सामने आया था उसी के बाद तो सारे मामला शुरू हुए थे ना कि भाई गवर्नमेंट हमें फंड्स नहीं दे रही, हमें सिक्योरिटी नहीं दे रही।
अगर इस पर एतराजात थे इस ऑर्डर को लेके, तो उस वक्त एतराजात क्यों नहीं उठाए गए? व्हाट डू यू थिंक? देखें, ये जो बात है ना अपने इलेक्शन की डेट के हवाले से, तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो मौक़िफ़ था पहले राउंड में या सेकंड राउंड में, बल्कि आखिरी अगर राउंड की बात करें जो 4 अप्रैल का फैसला आया, उसमें तो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ सादा सा सुप्रीम कोर्ट के सामने था कि आप हमें सिक्योरिटी ले दें, आप हमें फंड्स ले दें, हम तो इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमने ये बात नोट की है कि 4 अप्रैल के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन का जो स्टांस है उसमें चेंज आया है, उसमें तब्दीली आई है। अब जो एक और इनकी मुतफरिक दरख्वास्त 4 अप्रैल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई थी, जिस पर गालिबन 17 को हाँ ईद उल फितर से पहले समाअत हुई थी या 19 को समाअत हुई थी, उसमें इलेक्शन कमीशन ने अदालत से कहा था कि 8 अक्टूबर की तारीख जो है वो पोलिंग कराने के लिए कि पंजाब, KPK और कौमी असम्बली के इलेक्शन एक साथ हों, उससे ज्यादा मौजू करार दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को रद्द करके 27 अप्रैल को दोबारा से वफाकी हुकूमत को डायरेक्शन जारी की थी कि आप ये 21 अरब के फंड जारी कर दें और सिक्योरिटी वाले डायरेक्शन के जो रिक्वायरमेंट है सिक्योरिटी के हवाले से उसको भी पूरा किया जाए, वो अपनी जगह पे मौजूद थी। लेकिन अब आखिरी रोज जो है, जो कानूनी मियाद थी 30 रोज की, उसके आखिरी रोज इलेक्शन कमीशन एक रिव्यू पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट में आया। यहाँ पे एक और चीज भी आपको बता दें कि कल जो सुप्रीम कोर्ट में वो जो कानून पार्लियामान ने पास किया था, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के नाम से 2023 के नाम से, उसमें आपको याद होगा कि अटॉर्नी जनरल एक इस्तदा अदालत से की थी कि वो जो हुक्म इम्तना आपने दे रखा है वो वापस ले लें। लेकिन 8 रुकनी बेंच ने वो हुक्म इम्तना वापस नहीं लिया था। अदालत ने कहा था कि हम तो इस केस को समझना चाहते हैं, पहले आप हमें ये केस समझा दें। तो आप इससे भी थोड़ा सा अंदाजा कर सकते हैं कि अगर कल वो हुक्म इम्तना वापस ले लिया जाता तो आज ये नजर सानी की दरखास्त नहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, ये उस कानून के तहत अगर आप इजाजत दें, फवाद चौधरी साहब ने मुझे जॉन को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। फवाद चौधरी साहब, सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? जी थैंक यू। फवाद चौधरी साहब, ये मुज़ाकरात नाकामी का शिकार हो गए और फिर भी शाह साहब की गुफ्तगू में देख रहा था, वो कह रहे थे कि जनाब अब सुप्रीम कोर्ट, अब उन्होंने दायर भी कर दिए कि अब आइन जो कहता है सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की जाएगी कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन करा ली जाए। सर अगर मैं आपसे पूछूं, आप जाहिर सी बात है मुज़ाकरात में शामिल थे, डेडलॉक आया कहाँ पे आप लोगों का? देखिए डेडलॉक जिस तरह से रात को भी एक्सप्लेन किया था शाह कुरैशी साहब ने, डेट्स के ऊपर डेडलॉक है। जाहिर है हम कह रहे हैं कि अगर आप एक दिन में इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो 14 फरवरी से पहले असम्बलियां डिसॉल्व करें ताकि 1 तारीख के ऊपर इलेक्शन की हम बाहर हो सके। वो कह रहे हैं कि इसको हम अगस्त में या अगस्त के जुलाई के आखिरी हफ्ते या अगस्त में लेके जाएं, तो इस पे ऊपर डेडलॉक। तो सर ये तो पहली नशिस्त में ये बात आ गई थी निकल के, लेकिन 3 नशिस्तें हुई, तो इसका मतलब है दोनों जानिब से कोई लचक का मुजाहरा तो किया गया होगा? लचक का मुजाहरा किया गया था दोनों तरफ। तो अब देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमने बात छोड़ दी है। ठीक है, तो अब ये मुज़ाकरात का कोई दौर नहीं हो रहा है। इसाक डार साहब कह रहे थे हम जरा 12 जमाते हैं क्योंकि उनके सरबराहान से बातचीत करनी है, मुशावरत करनी है, फिर बैठेंगे बात करेंगे, तो अब नहीं होगी। वो यही कह रहे हैं, इसके ऊपर एक कंसेंसस वो क्रिएट करना चाहते हैं। तो देखते हैं वो कंसेंसस क्रिएट कर पाते हैं या नहीं। तो सर ये खान साहब ने कहा था 14 मई से पहले असेंबली आप तोड़ दें तो फिर बातचीत हो सकती है, वरना फिर हमारा सड़कों पर निकलकर एहतजाज वाला ऑप्शन मौजूद है। तो सर ये ऑप्शन रह गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास या वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी है? अब इतना लंबा तो नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट में हम चले गए हैं, अब तो थोड़ी देर बाद रिलीज हो जाएगा जो हमने वहाँ पे मुज़ाकरात के हवाले से CM फाइल कर दी है, तो आप उसको देख लें और उसके बाद इंशाल्लाह अगला हिस्सा। ये क्या कहेंगे सर, ये जो आज इलेक्शन कमीशन ने एक नजरसानी दरख्वास्त दायर की है कि सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं है इलेक्शन की डेट अनाउंस करना हो, व्हाट डू यू से अबाउट इट? पता नहीं, अब उन्होंने तब्दील भी कर दिया बाद में कि हमने नहीं की। अच्छा, तो अभी इमरान साहब तो मौजूद है हमारे साथ, इमरान वसी साहब, वो कह रहे हैं बाकायदा तौर पर ये कहा है और जो लबो लहजा इस्तेमाल किया गया वो भी बड़ा तशवीशनाक है उसमें। जी, अब इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आप देख लेते हैं, ये अभी हमारी चीजें आएंगी वो देख लीजिएगा। थैंक यू। चले सर, थैंक यू सो मच। शायद गालिबन वो डिटेल में बात करना नहीं चाह रहे थे इमरान वसीम साहब। इमरान वसीम साहब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने डिनाई कर दिया इस चीज़ को कि हमने तो कोई ऐसी पिटीशन दायर नहीं की। ये क्या ये अब मुस्कुरा भी रहे हैं, क्या मैं किसकी बात पे यकीन करूँ? देखिए हम तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद सेफ खेल के गए फवाद चौधरी साहब। सुबह जब ये रिव्यू पिटीशन सुबह तैयार हो रही थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, हमारी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा था। हम ये देख रहे थे भी क्या हो रहा है, कौन तैयार कर रहा है, कहाँ पे ले जाई जा रही है। तो हमने सबसे पहली जो खबर दी अपने चैनल पे, तो हमने ये कहा था कि ये आज दायर होने का इम्कान है। हमने बड़ा मोहतात होकर खेला था, हमने ये नहीं कहा था कि आज दायर होगी। हमने कहा इम्कान है कि आज दायर की जा सकती है और ये पिटीशन तैयार कर ली गई है, ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, मुसवदा तैयार कर लिया गया है। और उसके बाद जब ये पिटीशन दायर होने के बाद स्टार ऑफिस पहुंची
तो वो भी हमने दिया। और फिर आपको एक और खबर भी दे दें कि ये जो रिव्यू पिटीशन आज इलेक्शन कमीशन लेके आया, इस पर एतराज भी लगा है। सुप्रीम कोर्ट के स्टार ऑफिस ने इस पर एतराज भी लगाया। अगर ये दायर नहीं हुई, ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट के स्टार ऑफिस ने एतराज कैसे लगा दिया। एतराज भी पीटीआई के रहनुमा का जो नाम है वो शामिल ना करने पे लगा कि मियां महमूद रशीद साहब जो पहले राउंड में, फर्स्ट राउंड में इस केस में फरीक थे, जो सब्तैन खान साहब ने, मुश्ताक गनी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की थी। अब इलेक्शन कमीशन नजरसानी की दरखास्त लेके आया, लेकिन उन्होंने फरीक नहीं बनाया, तो फौरी तौर पे एतराज इलेक्शन कमीशन ने रिमूव किया और मियां महमूद रशीद साहब का नाम जो है वो इस पिटीशन में शामिल किया गया, रिव्यू पिटीशन में। और फिर उसके बाद जो डेवलपमेंट हुई है वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं, उससे भी पता चल जाएगा कि केस कहां तक पहुंचा है। तो जब ये एतराज रिमूव कर दिया, 10वें नंबर के ऊपर मियां महमूद रशीद साहब का नाम पिटीशन में शामिल कर लिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने यह पिटीशन दायर होने का, इस रिव्यू पिटीशन के ऊपर बाकायदा तौर पे एक नोट तैयार किया। वो नोट तैयार करने के बाद चीफ जस्टिस के चैम्बर में भिजवा दिया गया कि ताकि वो फैसला करें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के हुकाम भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए थे। उनकी सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार इश्तर के साथ मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में उन्होंने ये कहा है कि यह बड़ा हसास मामला है, इलेक्शन के हवाले से है, 14 मई की तारीख करीब आ रही है, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस मौजूद हैं, तो इस रिव्यू पिटीशन को आप समाअत के लिए फिक्स कर लें, इसी हफ्ते, रवा हफ्ते समाअत के लिए फिक्स कर दें। तो रजिस्ट्रार ऑफिस ने इसका नोट बना के इस रिव्यू पिटीशन के हवाले से चीफ साहब को चैम्बर में भिजवा दिया है। अब ऑप्शन दो हैं। एक ऑप्शन तो यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट की पहली 14 मई की डायरेक्शन मौजूद है, 4 अप्रैल का फैसला मौजूद है कि आप हर हाल में 14 मई को इलेक्शन करवाएं। देखना ही होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस ऑप्शन को लेकर चलती है, वफाकी हुकूमत से जवाब मांगते हैं, वजारत खजाना से जवाब मांगते हैं, या वजीर आजम से जवाब मांगते हैं, या किसी और से जवाब मांगते हैं। दूसरा ऑप्शन यह है कि आज इलेक्शन कमीशन अपनी रिव्यू पिटीशन लेके आया है, उस रिव्यू पिटीशन में वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की दरखास्त कर रहा है कि 14 मई वाली जो पोलिंग की तारीख है उसको आप रिवर्स कर दें। और इसमें एक और डेवलपमेंट भी हुई है, वो ये हुई है कि जो वफाकी काबीना की सब कमेटी है, झैली कमेटी है कानून साजी के हवाले से, उसका बड़ा अहम इजलास हुआ है। उस इजलास में एक नई लेजिस्लेशन की, इलेक्शन एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी गई है कि सेक्शन 57, 58 में तरमीम कर दी गई है कि अब से जो तारीख देने का अख्तियार होगा वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का होगा, और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से यह तारीख देने का अख्तियार जो है वो वापस ले लिया गया है। अब यह मामला काबीना में पेश किया जाएगा, काबीना के बाद पार्लिमान में पेश किया जाएगा। जब पार्लिमान से यह कानून बन के सदर साहब के पास जाएगा, फिर तो सदर साहब की अपनी जो है वो सवाबदीद है, वो दस्तखत करते हैं, वापस भिजवाते हैं, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में आता है। तो चीजें तो बहुत सारी चल रही हैं, लेकिन दो ऑप्शन है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अमल दरामद कराने के हवाले से आगे बढ़ती है, या इलेक्शन कमीशन के इस रिव्यू पिटीशन को इंटरटेन करके समाअत के लिए फिक्स करती है। चलें, थैंक यू सो मच। इमरान वसीम हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो प्रोग्राम में मजीद चीजें शामिल करेंगे। जनाब, प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सभी को खुशामदीद कहते हैं। सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर तर्जकार हामिद मीर साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे मजीद बात करते हैं। हामिद मीर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। ये बताइएगा, मुज़ाकरात हुए तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान, बज़ाहिर कोई चीज निकल कर सामने नहीं आई। ये जो मुज़ाकरात हुए, व्हाट डू यू थिंक सर, ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद मजबूरन किए गए, या इसमें कोई नेक नियति आपकी नजर में शामिल थी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा कि आप किसी डेट पे इत्तेफाक करें, तो तहरीक इंसाफ जो है उसने कहा कि 14 मई से पहले आप असम्बलियां डिसॉल्व करें, तो उसके बाद हम कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात एक ही दिन करवाने पर राजी हो जाएंगे। दूसरी तरफ हुकूमत जो है उसका मौक़िफ़ भी आपके सामने था, वो कह रहे थे जी हमने हर सूरत में अक्टूबर में ही इलेक्शन करवाने हैं। तो इसमें हुकूमत का मसला ये है कि वो ये समझते हैं कि सितंबर में चीफ जस्टिस से रिटायर होना है, और तहरीक इंसाफ जो है वो चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से पहले इलेक्शन चाह रही है। अच्छा। और तहरीक इंसाफ जो है वो किसी भी सूरत में सितंबर के बाद इलेक्शन पे राजी नहीं है, तो यही डेडलॉक की वजह है। और तो ये वक्त का ज़िया था या टाइम गेन करने की कोशिश थी? आपको क्या लगता है, ये मतलब टाइम गेन किया गया हुकूमत की जानिब से? मेरा ख्याल है कि जब मुज़ाकरात शुरू हुए थे तो मैंने उसी वक्त ये राय दी थी। अच्छा। कि एक तो मुज़ाकरात लेट हो चुके हैं, और दूसरा हुकूमत की इंटेंशन बड़ी वाज़ेह है। हुकूमत किसी भी सूरत में 14 मई से पहले इलेक्शन करवाने के लिए राजी नहीं है, ना ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोई तैयारी की हुई है। तो उसके बाद अगर मुज़ाकरात शुरू हो गए थे सही, तो मेरा ख्याल है कि उसका एडवांटेज जो है वो पीडीएम ने लिया है। उन्होंने काफी हुकूमत ने लिया, और तहरीक इंसाफ को पता भी था कि ये नहीं मानेंगे, लेकिन वो फिर भी उनके साथ जाकर बातचीत करते थे। तो मैं तो ये समझता हूँ कि
ये वक्त का ज़िया ही था। वक्त का ज्यादा। सर 14 मई के हवाले से आपने कहा था कि जब ये बात की जा रही थी, आसफ ने सबसे पहले कहा था कि भाई 14 मई को इलेक्शंस नहीं होते। पहली बात सर, आप अभी भी ये बात समझते हैं कि 14 मई को इलेक्शंस नहीं होंगे? और फिर ये इलेक्शन कमीशन ने जो आज सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि आपके दायरे अख्तियार में नहीं है कि आप जो है वो इलेक्शन की डेट दें, व्हाट डू यू थिंक सर, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैंने तो एक इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे बात की थी। अच्छा। मैंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि मेरी ख्वाहिश यही है, मेरी तमन्ना यही है कि 2 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात 90 दिन के अंदर हो जाएं, क्योंकि ये एक आईनी तकाजा है और आइन से इनहराफ जो है उसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें ये पता चला कि हमारी ख्वाहिश जो है उसका कोई भी एहतराम करने के लिए तैयार नहीं है और इलेक्शन जो है वो 90 दिन में नहीं होगा। तो जाहिर बात है, मैं एक सहाफ़ी हूँ, उससे जो भी सवाल करता था तो मैं उसको साफ जवाब देता था कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होगा, नहीं होते। फिर वो डेट एक्सटेंड हो गई और एक्सटेंड होते होते फिर वो 14 मई की डेट आ गई। तो मैंने ये भी कहा कि 14 मई को भी इलेक्शन नहीं होगा। अच्छा, साफ नजर आ रहा था कि इलेक्शन कमीशन की तैयारी नहीं है और हुकूमत जो है वो अंदरूनी खाना इसको डिले करने की कोशिश कर रही थी। तो अब तो 14 मई को इलेक्शन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये है मेरे ख्याल से कि किसी तरीके से कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात इसी साल 2023 में हो जाएं। अच्छा, क्योंकि अब हमें ये पता चल रहा है कि अब हुकूमत इस साल भी इलेक्शन के लिए राजी नहीं है, जो इस साल भी कराने को तैयार है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजास्टर जो है वो होगा अगर इस साल इलेक्शन नहीं होता। अच्छा, तो 14 मई को तो खैर इलेक्शन होना ही नहीं है, लेकिन मेरी ये जाती राय है कि 2023 में अक्टूबर में ही। लेकिन सर आपने जो ये बात कही है ना कि हुकूमत ये चाह रही है कि इस साल भी इलेक्शंस नहीं होते। सर ये 11 अगस्त को मौजूदा पार्लियामेंट की कौमी असेंबली की मुद्दत खत्म हो जाएगी और उसके बाद भी अगर हुकूमत इसको कंटिन्यू रखती है तो फिर सर इसको कोई आईनी कवर देना पड़ेगा ना, और अगर आप आईनी कवर नहीं देंगे तो फिर क्या मैं समझूं उसको ये सिविल मार्शल लॉ है, ये तो फिर यही होगा ना। देखिए, आप सवाल तो आपका बड़ा जायज है, लेकिन मैं एक अगर आपसे काउंटर क्वेश्चन करूं कि मुझे आप ये बताइए कि ये जो 14 मई की डेट दी गई, तो ये 14 मई की डेट जो है क्या ये आइन के मुताबिक है? क्योंकि ये डेट तो 14 मई से आगे की डेट है, ये तो 100 दिन से भी ऊपर की डेट है। तो ये खुद ही सुप्रीम कोर्ट ने ही रास्ता फराहम किया है। अच्छा, जब सुप्रीम कोर्ट ने ही आइन का जो आर्टिकल है 224 उस पर अमल दरामद के लिए जोर नहीं लगाया और इनको फैसिलिटेट किया और फिर कहा कि अच्छा जाओ तुम सब मुज़ाकरात करो और कोई नई डेट लेके आओ। अच्छा। और हम फिर उसमें गुंजाइश निकालेंगे। तो उन्होंने अपने तर्ज अमल से ये मैसेज दिया कि हम भी आईनी तकाजे पूरे करने में इतने इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा, तो जाहिर बात है, अब अगर सुप्रीम कोर्ट ही जो है वो अगर नरमी दिखा रही है तो मैं और आप क्या कर सकते हैं। तो इसलिए ये अब छोड़ दीजिए कि जी वो ये आईनी तकाजा है या नहीं है, आइन का क्या बनेगा, आईनी कवर किधर से आएगा। अच्छा, अब तो जो भी इलेक्शन होगा वो आइन के मुताबिक तो नहीं होगा। तो सर अगर मैं आपसे ये पूछूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब कोई ऑप्शन बचा है या फिर ऑप्शंस के तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए कि किसी ना किसी तरीके से इस साल 2023 में इलेक्शन के हर सूरत में इनेकाद का प्रेशर डालें, दबाव डालें, कोई रास्ता निकालें। अच्छा, क्योंकि अब 14 मई को तो वो इलेक्शन नहीं करवा सकेंगे। 14 मई को तो इलेक्शन नहीं होना, नहीं होता। ठीक तो है। अब अगर 14 मई को इलेक्शन नहीं हो रहा तो चलो भाई 14 अगस्त, 14 सितंबर, 14 अक्टूबर तक चलें, 14 नवंबर तक इलेक्शन करवा लें। मैं तो बड़ी बेबसी के आलम में यही कह सकता हूँ कि खुदा के लिए 2023 में इलेक्शन करवा दें। अच्छा, क्योंकि अगर आप 2023 में इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो ये जो आइन है 1973 का, इसकी सालगिरह का साल है ये 2023 में, इसके 50 साल पूरे हो रहे हैं। और हम तो क्या मैसेज सालगिरह पे भी हमने अगर आइन को तमाशा ही बनाना है तो फिर जाहिर बात है हमसे हमारी अगली जनरेशन पूछेगी तो भाई आप क्या कर रहे थे 2023 में जब आइन की
तश्कील के 50 साल पूरे हुए थे और आइन की वायलेशन हो रही थी, तो फिर हम लोग क्या कर रहे थे? तो सर ये जो सहाफ़ी फिर इस तरह आवाज उठाते हैं, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है और आपने हमेशा माजी में भी आइन की सुप्रीमेसी के हवाले से आवाज उठाई है। और फिर हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह से सहाफ़ियों के साथ सलूक किया जाता है, जिस तरह से जबरी तशद्दुद का उनको निशाना बनाया जाता है, माजी में भी इस तरह की चीजें और आपने हमेशा इनके खिलाफ कार्रवाइयां की है, आपने आवाज उठाई है जो इनकी कार्रवाई हो रही है। सर आप क्या समझते हैं, हुकूमत फिर जब आवाज उठाई जाएगी कि आइन सुप्रीमेसी को आप बहाल करें, आइन को बहाल करें, तो सर फिर क्या सहाफियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है? डू यू रियली थिंक सर? भाई मेरे अभी तो शुक्र करें कि ये हुकूमत और तहरीक-ए-इंसाफ आपस में लड़ रहे हैं तो हम बचे हुए हैं, थोड़े से बचे हुए हैं। लेकिन अगर ये लड़ाई इनकी खत्म हो गई तो हमारी तरफ हो जाएगी, ये हुकूमत जो है इसको थोड़ा सा सांस लेने का मौका मिल गया, तो पहला निशाना इनका पाकिस्तान का मीडिया होगा। इसलिए अच्छा कि वजारत दाखिला ने एक कानून का मसवदा वजारत कानून को भेजा हुआ है और उस कानून में ये प्रपोज किया गया है कि ताज़ीज़ात पाकिस्तान की दफा 500 जो है उसमें एक तरमीम की जाए और 500A उसमें नया एक आर्टिकल शामिल किया जाए और उसके तहत जो भी किसी रियासती इदारे पे तनकीद करे या कोई सवाल उठाए तो बगैर वारंट के उसको गिरफ्तार कर लिया जाए और उसको कम से कम 3 साल के लिए जेल के अंदर भेजा जाए। तो ये पीका से भी एक सख्त कानून है। पीका एक्ट जो है उसको 2016 में मुस्लिम लीग नून लेके आई थी, फिर 2022 में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के जरिए उसको नाफिज किया मीडिया पर, और अब ये हुकूमत जो है ये उससे भी एक खौफनाक किस्म का कानून लाना चाह रही है ताकि सहाफत की आज़ादी का बिल्कुल ही गला घोंट दिया जाए। तो जैसे ही अगर इनको कोई रिलीफ मिल गया और ये हुकूमत जो है इसको तो सर ये जो 3 साल की कार्रवाई का बात कर रहे हैं कि 3 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा, ये बिना किसी अदालती कार्रवाई, बिना किसी वारंट के, बिना किसी FIR के, बस आपने कह दिया और आपको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा, ऐसा ही होगा? होगा क्या? मैंने वो कानून देखा है, मैंने उस कानून पे वजीर कानून से बात की है, आजम मजीद तारड़ से कहा है कि भाई साहब ये क्या कर रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा हाँ आपकी बात तो सही है, लेकिन अब ये आ गया हमारे पास तो हम स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज रहे हैं, वहाँ पे बात करेंगे। अब वो स्टैंडिंग कमेटी में जो लोग हैं उनके साथ भी हम बात कर रहे हैं क्योंकि खुदा के लिए आप क्या कर रहे हैं? तो वो कहते हैं जी नहीं जी देखो जी मीर साहब, हमने जो है ना पाकिस्तान में अपनी जो रियासत की रिट है वो हमने कायम करनी है। मैंने उनको कहा ये वही कानून है जो PTI के दौर में अमजद खान नियाजी ने प्राइवेट मेंबर के तौर पे पेश किया था। उसने कहा था कि रियासती इदारों के खिलाफ जो भी बोलेगा उसको 5 साल कैद की सजा दी जाएगी, लेकिन आपने इसमें यह डाल दिया है कि मुकदमा दर्ज हो ना हो बगैर वारंट के पहले गिरफ्तार होगा, बगैर वारंट के गिरफ्तार होगा। तो वो आप वही काम कर रहे हैं जो PTI वाले कर रहे थे, लेकिन आप जरा ज्यादा सख्त कानून ला रहे हैं। अच्छा PTI वाले जरा कम सख्त ला रहे थे, आप बहुत सख्त ला रहे हैं। तो फिर वो कंधे उचकाते हैं, आंखें मटकाते हैं, अच्छा, और अपने होठों पे जुबान फेर के चलें सर, थैंक यू सो मच। मजबूर लोग हैं। हामिद मीर साहब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सिद्दीक जान हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे भी मजीद बात कर लेते हैं। तो अब खैर कोशिश करेंगे जनाब सिद्दीक जान साहब से भी बात की जाए, क्योंकि ये जो हामिद मीर साहब ने खबर दी है ना कि ये इस तरह की जो सूरत हाल निकल कर सामने आ रही है कि अगर ये आपस की लड़ाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और हुकूमत की, अगर यहाँ से हुकूमत की तवज्जो हटती है तो उनका अगला निशाना मीडिया के लोग हो सकते हैं। और बिना FIR, बिना मुकदमे के, बिना किसी अदालती कार्रवाई के अगर आप हुकूमत की किसी चीज़ पर नुक्ताचीनी करेंगे तो आपको उठा के 3 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। इस तरह का कानून मुतारिफ करवाने की कोशिश की जा रही है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर से आप सभी को खुशामदीद कहते हैं। जब भी आप लोग आटा लेने जाते होंगे पहले की कीमतों के मुकाबले में आपको आटा महंगा मिलता होगा। कम से कम मेरे साथ तो ये होता है कि जब भी मैं आटा खरीदने जाता हूं, जो कीमत पर पहले खरीदा होता है 1-1.5 हफ्ता पहले, उससे ज़्यादा ही कीमत पर मिल रहा होता है। लेकिन अब इस आटे का बहरान पैदा होना शुरू होना चला, क्योंकि अब जो गंदम की अदम फरहमी है उस पर जो फ्लोर मालिकान हैं उन्होंने ये बात कह दी है कि आज से वो हड़ताल करने जा रहे हैं। ये हड़ताल गैर मुय्यना मुद्दत तक होगी। कफील अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, जरा तफसील उनसे जान लेते हैं। कफील, ये मामला क्यों हुआ कि ये जो गंदम की अदम फरहमी है उस पर फ्लोर मिल मालिकान ने कह दिया कि जनाब हम हड़ताल करने जा रहे हैं और गैर मुय्यना मुद्दत तक हड़ताल होगी? देखिए, फ्लोर मिल जो है वो आपसे तकरीबन 1 हफ्ते कबल जो है वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उनका कहना यह था कि जो चेक पोस्टें कायम की गई हैं सिंध से अपना
कराची के लिए, उन पर ना सिर्फ जो है वो रिश्वत तलब की जा रही है और जो गंदम है उसको कराची नहीं लाने दिया जा रहा। तो उसके बाद उन्होंने बाकायदा ऐलान किया था कि सिंध महकमा फूड से बात कीजिए, लेकिन महकमा फूड ने कोई असरनुमा कोई जो है वो इम्कान जाहिर नहीं किया। उसके बाद अब कल इन्होंने अनाउंस किया था कि आज शाम 7 बजे से अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं, मुतालबात पूरे नहीं होते तो स्ट्राइक पर जाएंगे। और अब से कुछ लम्हे कबल जो है ये मुज़ाकरात हुए थे महकमा फूड सिंध और फ्लोर मिलर्स के दरमियान, ताहम वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं और अब बाकायदा 7 बजे से कराची भर के तमाम जो 90 से ज्यादा फ्लोर मिल्स हैं उन पर स्ट्राइक होगी। और मैं आपसे कहूँगा सलमान के जो फ्लोर मिल्स के जो अपना चेयरमैन है आमिर अब्दुल्ला, वो मेरे साथ मौजूद भी हैं, आप उनसे जो है वो सवाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बात करें आमिर अब्दुल्ला साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर अब्दुल्ला साहब। आमिर साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है आपकी। आमिर साहब ये बताइएगा क्या मुतालबात है सर आपके? सर हमारा मुतालबा ये है कि जनाब घोटगी से कराची तक गंदम की फ्री मूवमेंट चाहिए, हमें कोई रोक टोक नहीं चाहिए। हमारी अल्लाह की मेहरबानी से क्रॉप बहुत अच्छी हुई है, उसके बावजूद रुकावटों का तुक नहीं बनता कोई। क्यों रुकावटें क्यों हो रही हैं? गवर्नमेंट क्या उसकी वजूहत है उसको तलाश करे और हमारी गंदम हमारे लिए खोल दे ताकि सस्ता आटा आवाम को मुहैया हो सके। रास्ते की चेक पोस्टें हटा दें ताकि उस पर जो मामला चल रहे हैं वो खत्म हो जाए और गंदम का एक रेट सेट हो जाए जो आजकल बहुत महंगाई की शक्ल इख्तियार कर गया है। अच्छा 13 चेक पॉइंट्स हैं, 2.5 से 3 लाख रुपए के बदले गंदम के ट्रेलर को कराची राहदारी दी जाती है, ऐसा है? जी बिल्कुल। और ये रिश्वत है? बहरहाल ये कुछ भी कह लें वही है जो भी है। आप मुझे डिटेल बताएंगे तो मुझे समझ आएगा ना, मैं अपनी तरफ से कैसे मानूंगा? जी ये मैं डिटेल बता चुका हूँ सर। ये जो रास्ते के लोग बैठे हुए हैं डिपार्टमेंट के जो कारिंदे हैं, आपसे किसी ने राब्ता किया भी, मुज़ाकरात वगैरह हुए आपसे? जी मुज़ाकरात हमारे इनिशियली हुए लेकिन उसमें कोई जान नहीं थी, कोई ऐसी कंक्रीट बात नहीं थी, हम उठ के आ गए वहाँ। तो अब ये अगर आप लोग आज हड़ताल पे चले आते हैं 7 बजे से, आपने कहा ना कि फ्लोर में 7 बजे से हम हड़ताल पे चले गए समझे, अभी कोई बात नहीं हो। ठीक है, और उसके बाद फिर बात नहीं होगी? बात के दरवाजे तो हर वक्त बातचीत से खुले होते हैं, कंक्रीट बात कोई होगी हमारे मुतालबात माने जाएंगे, जो हमारे जायज मुतालबात हैं तो हम। राहदारी के अलावा आपका और कौन सा जायज मुतालबा है? राहदारी के अलावा कोई मुतालबा नहीं हमारा। राहदारी हमारी खोल दी जाए, ओपन मार्केट से गंदम हमें अवेलेबल हो, ऑटोमेटिक उसका रेट कम हो जाएगा, आटे का रेट भी कम हो जाएगा आगे जाके इंशाल्लाह। तो ये हुकूमत की जानिब से जो बातचीत की गई, जिसको आप कह रहे हैं कि संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया जा रहा, कोई ऑफर की गई आप लोगों को? ऑफर की गई है कि इम्पोर्टेड वीट दोबारा जिसका झांसा दिया गया था हमें 20 लाख बोरी का, उसी तरह की एक बात हुई थी कि कोई शिप आ रहा है इनका गवादर के रास्ते, उसको हम कराची भेज देते हैं। 5 लाख बोरी की कोई बात कर रहे थे। 5 लाख बोरी हमारी 4 दिन की जो रिक्वायरमेंट होती है और वो पता नहीं कब आएगी। 5 लाख बोरी जहाज समंदर में है और अभी तो हमारी मिलें वैसे खाली पड़ी, उसका वेट नहीं कर सकते। जो गंदम हमारे करीब पड़ी है जो 300 किलोमीटर के वो तो जब आएगी तब आएगी। अभी जो आपके पास गंदम है उसका क्या फिर हुकूमत? हमारे पास मिलों में गंदम नहीं है, मिले ड्राई हैं, मिलों में गंदम कोई नहीं। मिले हमारी 1-2 घंटे चलती हैं, उसके बाद 10 बजे सुबह बंद हो जाती हैं 11 बजे। आज मिले सब खाली पड़ी हैं हमारी, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, चले, थैंक यू सो मच जनाब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कफील भी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, आपकी बहुत शुक्रिया। लेकिन ये मुज़ाकरात होने चाहिए, और अगर गंदम काफ़ी ज़्यादा महंगी आवाम को मिल रही है, आटा बहुत महंगा मिल रहा है, लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो फिर ये आटे का बहरान मज़ीद पैदा हो जाएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं नहीं, तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan.
यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आर्मी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।